हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं, विच इज़ लेक्चर नंबर 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 की शुरुआत करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होने वाला है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्ट्स। ये दो ही टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सिखाया था, 5th क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देखो जल्दी यार, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था। और मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 ख़त्म हो गया था, मैंने आपको पूरा दे दिया है। नाउ प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा। टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्ट्स। अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो स्टेटमेंट इफ़ देन, जो सेंटेंस इफ़ देन फॉर्म में लिखा हुआ हो उसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, और उस पार्ट का, उस सेंटेंस का जो इफ़ है उसमें हम लोगों को ज्योमेट्री की भाषा में इफ़ को बोलते हैं एंटीसेडेंट, एंड जो देन है फॉलोइंग पार्ट, जो देन का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, यहाँ पर इफ़ को एंटीसीडेंट बोला गया है और देन को कॉन्सिक्वेंट बोला गया है, लेकिन इसका अलग मतलब है थोड़ा, आप लोग वो मतलब मत समझिए। इसका अलग मतलब है इफ़ के लिए। यहाँ पर देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर लिखा जाएगा इफ़ के बारे में, नीचे लिखा जाएगा देन के बारे में। तो इफ़ का जितना भी पूरा स्टेटमेंट होगा ना, इफ़ से लेके उसका स्टेटमेंट, उसको हम लोग पूरा उस स्टेटमेंट को बोलेंगे एंटीसीडेंट। ओके, सिर्फ इफ़ वर्ड को नहीं, पूरे स्टेटमेंट को एंटीसीडेंट बोलेंगे। और जो नीचे जो देन का पार्ट होगा, देन का स्टेटमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, डायगोनल आपको मालूम होगा ना, 1 सेकेंड, तो इसको बोलते हैं रोम्बस। ये देखिए डायगोनल्स, और यहाँ पर बोला गया है डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर। तो ईच अदर दोनों के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, ये इसको परपेंडिकुलर मतलब मैंने आपको बताया है, मतलब आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है। एक लाइन मतलब राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल। ओके, वर्टेक्स से लेके ट्रायंगल के बेस के मिड पॉइंट को टच करती है, तो वो होता है परपेंडिकुलर। ओके, ये समझ लीजिए एक ट्रायंगल है, ये इसका वर्टेक्स है, और ये इससे एक लाइन निकल रही है, और ये बेस है समझिए, और इसका मिड पॉइंट पे इसको टच कर रही है, और ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये राइट एंगल बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए राइट एंगल का साइन आपको मालूम है ना किस तरह होता है। ओके, इस तरह ही होता है। मैं कैमरा पकड़ा हुआ है तो मैं ढंग से नहीं बना पा रहा, आपको तो आप समझ गए होंगे ना। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल है स्टेटमेंट का, चलिए दिखाता हूँ। तो फिर इसके यहाँ पर हमको एग्जांपल दिया है, और इसके बाद वहाँ पे लिख के भी दिया है कि इफ़ और देन फॉर्म में, इफ़ देन फॉर्मेट में किस तरह लिखा जाता है। और आपको इतना ही करना है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई सम नहीं लिखना है, कोई कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है और उसका कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स बताता हूँ मैं आप लोगों को आगे। कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल अ रोम्बस इज़ अ रोम्बस। अगर कोई एक गिवन क्वाड्रिलेटरल, अभी देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एक कैटेगरी है जिसके अंदर रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम ये सब आते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटरल एक कैटेगरी है जिसके अंदर ये तरीके के फिगर्स आते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ अगर। ओके, इफ़ देन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ देन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले इसको समझाने से पहले, इफ़ का क्या मतलब होता है, इफ़ और देन का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताना ही भूल गया। इफ़ का मतलब होता है कंडीशन, 1 सेकेंड। इफ़ का मतलब होता है कंडीशन, देन का मतलब होता है रिजल्ट। अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, इफ़ का मतलब होता है कंडीशन, मतलब शर्त। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ओके, अगर ऐसा है तो देन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट।
देन रिजल्ट। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। देन इफ़, समझिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम लोग पौधे पे पानी डालेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ, इफ़ वी विल वाटर द प्लांट्स देन, इफ़ वी विल वाटर द प्लांट्स देन व्हाट, देन द प्लांट विल ग्रो। ओके, देन द प्लांट विल ग्रो। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, यहाँ आप पास हो जाओगे। इफ़ यू विल स्टडी देन यू विल पास। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इस तरह हम लोगों का एक स्टेटमेंट हमको खुद बनाना है। हमको क्वेश्चन दिया जाएगा, हमको इस स्टेटमेंट में लिखना है उसका आंसर। ओके, चलिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, इफ़ द मतलब अभी हम लोगों ने द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये लिखा है। तो अगर हम लोग उसको इफ़ देन फॉर्म में लिखें, इफ़ देन फॉर्मेट में लिखें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ ए रोम्बस। अगर एक गिवन क्वाड्रिलेटरल को आप अगर आप पैरेललोग्राम के बारे में भी बात कर रहे हैं तभी भी आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा। रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना पड़ेगा। बस ट्रायंगल की जगह पर आपको ट्रायंगल ही लिखना पड़ेगा। बाकी आपको किसी भी स्क्वायर्ड शेप यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, अगर इन सब फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको क्वाड्रिलेटरल ही लिखना पड़ेगा। इफ़ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अगर एक गिवन क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है, अगर वो रोम्बस है तो उसके जो डायगोनल्स है, जो कि इसको क्रॉस करते हैं, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब आपको क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है। ओके, क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग कन्वर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है कन्वर्स। अभी यहाँ पर भी सेम एग्जांपल दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। मतलब अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को ही हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्स में बदलना पड़ता है। कन्वर्स का क्या मतलब होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट का उल्टा। अभी मैं आपको अच्छी तरह से लिख के बताता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके, इस तरह लिखना है। ओके, तो अगर हम लोग कन्वर्स की बात करें इस स्टेटमेंट की, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस। अभी यहाँ पर क्या है, थोड़ा अलग है, कुछ चीज़ थोड़ी एक चेंजेस की गई है कन्वर्स में। कन्वर्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट का उल्टा, जो फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी अभी हम लोगों ने जो लिखा, 1 सेकेंड, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ में मगर यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर देन इट इज़ अ रोम्बस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस। मतलब यहाँ पर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को ऊपर नीचे कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एंटीसीडेंट है, पहले एंटीसीडेंट लिखा जाता है, इफ़ वाला सेंटेंस पहले लिखा जाता है, देन वाला सेंटेंस लिखा जाता है। मगर कन्वर्स में पहले देन वाला सेंटेंस लिखा जाता है और बाद में इफ़ वाला सेंटेंस लिखा जाता है। मतलब पहले आएगा कॉन्सिक्वेंट एंड देन आएगा एंटीसीडेंट। ओके, इतना ही डिफरेंस है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कन्वर्स में। ओके, तो यहाँ पर बस इतना ही लिखा हुआ था और हम लोगों को बाद में बताना है कि कन्वर्स ट्रू है या फिर इसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही में अगर ट्रुथ सेंटेंस दिखेगा आपको, ट्रुथ स्टेटमेंट दिखेगा, तो वो है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और एक परफेक्ट स्टेटमेंट है। देन दैट कंडीशनल स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी,
अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर कन्वर्स में देखोगे तो एकदम परफेक्टली फॉर्म्ड है और ये एकदम ईजीली लिखा हुआ है। चलिए अभी इतना ही था अभी इसका। अभी मैं आप लोगों को सीधा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 के साथ मिलता हूँ। ओके सो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 की तरफ। इसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ़ देन फॉर्म। इफ़ देन फॉर्म में आपको पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 क्वेश्चन है। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इन 3 क्वेश्चंस के आपको कन्वर्सेस लिखने हैं। दैट्स इट। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके तो यहाँ मैंने लिख दिया है इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मैंने लिख दिया इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी एक रेक्टेंगल का डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिखेंगे बताइए आप ही। मैं लिख देता हूँ अभी। तो लिख दिया मैंने इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स उसके कॉन्ग्रुएंट है। ओके now let's move on to the next question which is third one. In an isosceles triangle the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा लेकिन मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ बताता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया डायग्राम। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मालूम है जो दो तरफ से इक्वल होता है मगर एक तरफ से अनइक्वल होता है। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोला गया है कि बीच में से वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स के बीच में से एक लाइन निकल रही है जो कि बेस के मिड पॉइंट को टच हो रही है। उसको हम लोग उसको जो कि एक सेकेंड जो कि परपेंडिकुलर है बेस से। ओके तो ये है इसका मतलब। तो अभी हम लोगों को इसको इफ़ देन फॉर्म में लिखना है तो वो लिख के दिखाता हूँ आपको। ओके तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इफ़ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन ये इट्स नहीं है, ये कट है। देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ना वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने आप लोगों को। आपको ये एग्ज़ाम में या बुक में नहीं बनाना है। ओके ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है। मतलब यहाँ पे देखिए देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज़ परपेंडिकुलर टू दी बेस, जो कि वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की साइन क्या होती है, इस तरह की। ओके तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ द राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी इन तीनों सेंटेंसेस का हम लोगों को कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स मतलब जिस तरह हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं उसका उल्टा। ओके तो क्या है हमारा सेंटेंस, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस। अल्टरनेट एंगल्स आपको मालूम है 2 पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल बन जाता है तब वो फॉर्म होता है। एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब हम लोगों को ये बताना है कि अल्टरनेट एंगल्स जो फॉर्म है हुआ है 2 पैरेलल लाइंस के थ्रू, 2 पैरेलल लाइंस के ज़रिए, तो उसका ट्रांसवर्सल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके तो अभी हम लोग उसको इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट उल्टा उल्टा होना चाहिए। ओके चलिए तो ये लिख दिया है मैंने हमारा सेंटेंस विच इज स्टेटमेंट विच इज इफ़ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस, if alternate angles formed by 2 lines and its transversal are congruent then the lines are parallel। अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, रुकिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। ये है होता है कन्वर्स। वेल आप लोग बोल रहे होंगे इफ़ क्यों आया ऊपर, नीचे आना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, इफ़ और देन अपनी जगह पर ही रहेंगे लेकिन उनका थोड़ा फॉर्मेट अलग हो जाएगा। ओके जैसे यहाँ पर द अल्टरनेट एंगल्स, देखिए द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन
they are parallel, then the lines are parallel. Okay. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. इफ़ अ पेयर ऑफ द एंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स आर सप्लीमेंट्री देन द लाइन्स आर पैरेलल. ओके, इसको भी हम लोग लिखते हैं अपने कन्वर्स में. ओके, कन्वर्स मेथड में. तो मैंने लिख दिया है अपना सेकेंड आंसर, विच इज़ इफ़ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर सप्लीमेंट्री. ओके, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? अगर इंटीरियर एंगल्स को प्लस कर दिया जाए, 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल्स जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनको प्लस करके आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री उसको बोलते हैं. ओके, तो इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, मैं आपको टेक्स्ट बुक से बताता हूँ. ओके, तो इफ़ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, तो हम लोगों ने क्या लिखा है? इफ़ 2 पैरेलल लाइंस, यहाँ पे देखिए, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस are intersected by a transversal, if 2 parallel lines are intersected by a transversal, okay, intersected by a transversal, then the interior angles so form supplementary. ओके, थोड़ा इस तरह लिखना है हम लोगों को, मतलब सीधे सीधे नहीं लिखना है, उल्टा करके लिखना है. ओके, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि जो लास्ट वाला साइड है ना, जो लास्ट वाला फेस है सेंटेंस का, वो पहले आएगा. और इफ़ तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इफ़ 2 लाइंस आर पैरेलल, ओके, इफ़ 2 लाइंस आर पैरेलल देन द, देखिए, आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, फिर बीच में आएगा, बीच में से लिखना है. देन द इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड, देन द इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड सप्लीमेंट्री. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये आ गया मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, विच इज़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. मैं आपको फिर से एक बार टेक्स्ट बुक के साथ दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए. ओके, तो यहाँ पर द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोगों ने क्या लिखा है? इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया था कोई भी स्क्वायर शेप्ड जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी के अंदर आता है. तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लेंगे. इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, फिर वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है. द डायगोनल्स, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ परपेंडिकुलर if the diagonals of a quadrilateral are congruent then that quadrilateral is a rectangle. ओके, सो आज ये ख़त्म हो जाता है मेरा चैप्टर नंबर 1. अभी मैं आप लोगों को मिलता हूँ चैप्टर नंबर 2 में, विच इज़ पैरेलल लाइंस. तो आखिरकार मेरा चैप्टर नंबर 1 फाइनली आज कंप्लीट हो ही गया. सो see you then in the next chapter. Till then please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Jhanani channel, and keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one.